एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। Done. कल हमने किसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर दी थी? हमने डिग्री की डेफिनेशन स्टार्ट कर दी थी और आई होप थोड़ी थोड़ी आपको याद भी हो गई। ठीक है, कोई सुना सकता है जिसने कल क्लास की थी डिग्री की डेफिनेशन? एक बार हैंड रेज कर दीजिए और बताइए, थोड़ी बहुत भी याद हो। गरिमा मैम आप बताइए। मैम डिक्रीज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन फर्स्ट हम्म पॉइंट था। एंड सेकंड कंक्लूसिव डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टी। हम्म एंड इन एनी मैटर और एनी सूट ऐसे करके थर्ड पॉइंट इन था। एनी और ऑल मैटर ऑफ ऑल कंट्रोवर्सी। मैटर जी मैम। हम्म डीम्ड रिजेक्शन ऑफ अ उसके प्लेंट बाद मैंने कहा था थर्ड के साथ में आपको फोर्थ पढ़ना है। इट कुड बी प्रिलिमिनरी, इट कुड बी प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। यस मैम। ओके। हम्म एंड डीम द रिजेक्शन ऑफ द प्लेन। हम्म एंड बस मैम अभी इतना रेस्टिट्यूशन ही ऑफ रिकॉल हो ऑर्डर। पा रहा है। रेस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर एक ये तो बताया था मैंने, और इट डज नॉट इंक्लूड अपील ऑफ ऑर्डर, अपील ऑफ ऑर्डर्स एंड डिसमिसल ऑफ सूट। ठीक है, इन डिफॉल्ट। आई होप थोड़ा थोड़ा आप सभी को याद होगा। आ जाइए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में अंतर। ठीक है, सिंपल सा है प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में कि जहां पर पार्टीज के राइट्स तो डिटरमाइन हो जाते हैं लेकिन कंक्लूसिव नहीं होता। ये जो केस है अभी कंक्लूसिव नहीं होगा। जो फाइनल डिग्री है उसके अंदर पार्टीज के फाइनली और कंक्लूसिवली सारे राइट्स डिटरमाइन हो जाते हैं। प्रिलिमिनरी डिग्री में फर्दर प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड है। कॉज जैसे मैंने कहा था कि अभी मेस में प्रॉफिट ही डिसाइड हुआ है, तो प्रिलिमिनरी डिग्री में अभी पोजीशन देना बाकी है। लेकिन फाइनल डिग्री जो होती है वो रिक्वायर नहीं होती है, डिटर्मिनेशन फाइनल। ठीक है, डिटर्मिनेशन जो है फाइनल। प्रिलिमिनरी डिग्री एक से ज्यादा हो सकती है, फाइनल डिग्री 99% एक ही होती है। ठीक है, और प्रिलिमिनरी डिग्री फाइनल पे डिपेंड नहीं रहती है लेकिन फाइनल डिग्री प्रिलिमिनरी पे डिपेंड रहती है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सिंपल सा था और एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन द डिफरेंस। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, अब हम आज आ चुके हैं थोड़े नेक्स्ट लेवल पे। थोड़ा थोड़ा जो बेस था सीपीसी का हमने पढ़ लिया है। अब आप समझना जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि देखो कि यहाँ पे मान लीजिए पोजीशन की फाइनल डिग्री थी। ठीक है, और ये मीन प्रॉफिट, चलो बार बार मीन प्रॉफिट शब्द बोल रही हूँ मैं, आपको अभी नहीं समझ में आता होगा कि मीन प्रॉफिट क्या है। गिरी में एक बार डाउन कर लीजिए। ठीक है, रेज करने के बाद डाउन कर लीजिए, समझिए। देखिए कि मैंने कहा कि पोजीशन तो है फाइनल डिग्री, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए कि प्रपोर्शन है। मान लीजिए कि हम 4 लोग हैं, गरिमा है, पारुल है, रोहित है और विदुषी है। ठीक है, गरिमा है, पारुल है, रोहित है और विदुषी है। तो ये लोग गए सामने कोर्ट में जाकर गए, सर हमें क्या चाहिए, हमें हमारा पोजीशन डिसाइड करो कि ये हमारा घर है, ये 4 मंजिल का हमारा मकान है। इतना जो टाइम लगेगा उसमें लग जाएंगे कम से कम मान लीजिए 2 से 3 साल। समझ गए होंगे आप। लेकिन मान लीजिए कि कोर्ट थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, मान लीजिए कोर्ट में पारुल बैठी है, सीए से कंपनी सेक्रेटरी है, उसने प्रपोर्शन 6 महीने के अंदर डिसाइड कर दिया कि इनको इतना इतना तो मिलना है। बाकी की बहुत सारी चीजें कि सड़क कहाँ से जाएगी, ये कितना, क्या किसको डाइनिंग टेबल मिलेगी, ये सब डिपेंड करता है बाकी की चीजों पे। लेकिन इन्होंने 6 महीने के अंदर, पारुल जैन जो जज है उसने प्रपोर्शन डिसाइड कर दिया है। तो प्रपोर्शन डिसाइड कर दिया तो कौन सी डिग्री है प्रपोर्शन? माइक ऑन करके बताइए। जस्ट अभी प्रपोर्शन डिसाइड किया है, कौन प्रिलिमिनरी सी डिग्री। डिग्री? ये क्या है? प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी डिग्री। डन। अब समझना कि प्रिलिमिनरी डिग्री तो 6 महीने के अंदर पास हो गई थी। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। और ये जो लास्ट फाइनल डिग्री है ये पास हो रही है 3 साल के अंदर। तो सेक्शन 97 अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए, प्रिलिमिनरी डिग्री के पास में सेक्शन 97, इसका हम सेक्शन 97 पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि यदि प्रिलिमिनरी डिग्री आप उस, जैसे मैंने कहा कि इसको गरिमा को 25% मिलेगा, पारुल को 25% मिलेगा, रोहित को 25% मिलेगा, विदुषी को 25% मिलेगा। ये पारुल ने 6 महीने के अंदर कह दिया था। तो ये सेक्शन ये बोल रहा है कि यदि आपको प्रिलिमिनरी डिग्री की अपील करनी है तो उसी टाइम कर लो ना। मान लीजिए कि 3 साल बाद, 3 साल बाद जब फाइनल, माइक म्यूट कर लीजिए जिसने भी ऑन कर रखा है। 3 साल बाद जब फाइनल डिग्री आपकी फाइल हो रही है, तब आप नहीं बोल सकते कि सर ये प्रिलिमिनरी डिग्री तो गलत पास करी थी।
आई होप आप मेरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये सेक्शन 97 है। इफ प्रिलिमिनरी डिग्री इंपॉर्टेंट है, लोगों को पढ़ने में समझ में ही नहीं आता है, वो मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2। सेक्शन 97 से क्यों लिंक कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन 97 यही कहता है, इफ प्रिलिमिनरी डिग्री नॉट अपील्ड, आपने उस टाइम, भाई आपको यदि डाउट था तो उस 6 महीने के अंदर जब भी फाइल पास किया कोर्ट ने, तब आप अपील लगा देते। तो इन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी डिक्री नॉट अपील्ड, देन लेटर ऑन फाइनल डिक्रीज अपील, देयर शैल बी नो ऑब्जेक्शन इन रिलेशन टू प्रिलिमिनरी डिक्री। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। एक बार सबके सब हैंड रेज कर दीजिए। मैंने क्या कहा, प्रिलिमिनरी डिग्री जब पास हुई तो तब डाउट रेज करो ना। अब आप फाइनल डिग्री की अपील करते टाइम आप प्रिलिमिनरी डिग्री को क्या नहीं कर सकते, तब आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि सर मुझे तो प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या था, ऑब्जेक्शन था। देन आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये साथ में पढ़ना है, इंटरलिंक करते 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 हमें पढ़ना है। तो सेक्शन 97 आपको साथ में पढ़ना। अब आ जाइए व्हाट इज डीम्ड डिग्री। वैसे तो कल मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज डीम्ड डिग्री, दो तरीके की चीजें पढ़ेंगे। वैसे काफी आपको आगे दिखती जाएगी डीम डिग्री, लेकिन जनरली क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन में दो तरीके की डीम डिग्री दे रखी है। एक क्या दे रखा है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कल मैंने आपको पढ़ाया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और एक मैंने आपको बताया था रेस्टिट्यूशन, की यदि ऐसा ऑर्डर पास नहीं होता तो दोनों पार्टी किस स्थिति में होती। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों डीम्ड डिग्री मानी जाती है, क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। तो ये पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन बनेगा मेंस में कि व्हाट इज डीम्ड डिग्री। कहीं भी आपको बेरेक में नहीं डिफाइन कर रखा है, लेकिन क्या होती है डीम्ड डिग्री तो समझना। मैंने आपको जब डिग्री की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तब मैंने आपको क्या कहा था कि यदि आपको डिग्री से परेशानी है तो अब आप कहाँ जाओगे, क्योंकि डिग्री क्या होती है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है। भावना मैम कहाँ बोला था मैंने कि यदि आपको अब परेशानी है तो आप कहाँ जाओगे, क्या दोबारा केस वो करोगे कि दायर करोगे उससे संबंधित, कहाँ जाओगे कोई बताइए। नहीं कहा था, अपील करेंगे फाइनल में। अपील में जाओ। अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आप अपील में जाओ, ऐसा कुछ कहा था मैंने। तो अब जैसे ये जो डिग्री होती है ना, डीम्ड डिग्री, डीम्ड डिग्री में यदि डीम्ड डिग्री क्या है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कि हमने आपका प्लेंट रिजेक्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन है, यदि यहाँ पे डिग्री की बात होती तो फ्रेश सूट अप्लाई नहीं हो सकता था। एक बार हैंड रेज करिए इस टॉपिक के लिए, मतलब हैंड रेज भी नहीं करना तो समझ गए होंगे कि जब डिग्री की बात होती है तो डिग्री में आप नया सूट दायर नहीं कर सकते हो, आपका तो केस फाइनली डिसाइड हो गया है। लेकिन जब डीम डिग्री की बात होती है, जब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात होती है या रेस्टिट्यूशन, तो आप उसके अंदर नया सूट दायर कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या हुआ डीम डिग्री और डिग्री में, कि द डिग्री विच फुलफिल ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डिग्री, यदि हम डीम डिग्री की बात करते हैं तो वो फुलफिल करती है सारे स्पेसिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डिग्री, एक्सेप्ट आप डीम डिग्री में नया सूट दायर कर सकते हो। रेस जुडिकेटा एक वर्ड है, आप इस शब्द रेस जुडिकेटा होता है कि नया सूट कब दायर नहीं किया जाता, ठीक है, वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ लेते हैं, आ जाइए डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। Deemed decree means which fulfill all the specification of original decree, that is, which is similar to the original decree except res judicata not apply। तो deemed decree पर आप नया सूट लेकर आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नया सूट दायर नहीं कर सकते हो। देखिए जो भी क्लास आगे कंटिन्यू करना चाहता है, ये जो पॉइंट्स में एक छोटे छोटे, मतलब ये बेसिक पॉइंट्स हैं, यदि आपने यही सीख लिए ना, तो इन फ्यूचर आपको जब भी हम ऑर्डर 7 पढ़ेंगे, रूल 11 पढ़ेंगे, सेक्शन 11 पढ़ेंगे, वहां पे आपको इस तरीके की परेशानी नहीं आएगी। प्लीज एक बार याद रखिए, किसी सबसे पूछ लेती हूँ, कोई भी है यदि जो भी क्लास में था, तो डिफरेंस बताइए मुझे। अक्षरा मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड डीम्ड डिक्री। माइक ऑन करना सीखिए, ये एक अच्छी आदत है। किसी कोई और बता दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड डीम्ड डिक्री। विदुषी मैम आप बताइए। Ma'am, deemed decree it means the 6 points when you whatever you told that one in decree, उसके जो 6 points में से कुछ भी कम होता है प्लस कोर्ट कोई भी अगर प्रिलिमिनरी ऑर्डर्स दे रहा होता है वो हम डीम डिग्री कह सकते हैं उसे। नहीं, डीम्ड डिग्री के अंदर समझना सारे स्पेसिफिकेशन आ सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट वहां पे देखो, आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। क्या करना है, इम्प्रेस करना है। मैं मान लीजिए मैं एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करने के लिए बैठी हूँ,
कॉपी में मैं क्या ढूंढ रही हूँ डीम्ड डिक्री में? मैं ये ढूंढ रही हूँ कि रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। आप कितनी ही बातें लिख देंगे, लेकिन मैं आपने मुझे मान लीजिए जो भी चीजें बोली मैं उसको एग्री करती हूँ, लेकिन मैं उस कॉपी में क्या ढूंढने के लिए बैठी हूँ डीम्ड डिक्री में, कि डीम्ड डिक्री पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। रेस जुडिकेटा मतलब आप रेस जुडिकेटा का मतलब होता है आप फ्रेश सूट अप्लाई नहीं कर सकते, ये होता है रेस जुडिकेटा का मतलब। लेकिन डीम्ड डिग्री में आप फ्रेश सूट अप्लाई कर सकते हैं। डन विदुषी मैम, भावना मैम, या यस जो भी मैम। सबको समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए कि व्हाट इज डीम्ड डिग्री, व्हाट इज डीम्ड डिग्री। कि डीम्ड डिग्री में सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, लेकिन रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। आज के बाद आपको आगे कंफ्यूज नहीं होना है, रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। अब आ जाते हैं कि पूछा जाता है आपसे, देखो अब मैंने आपको डिग्री की डेफिनेशन समझा दी है मैंने आपको डिग्री की डेफिनेशन में, और मैंने बिल्कुल स्पेसिफिकली बोला फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। शब्द याद रखना है आपको, एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है? कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया है, पार्टीज को सुन लिया है, और है ना, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब आ जाइए, आप लोगों से क्वेश्चन है, मतलब सामने वैसे दिख रहा है, सामने आपको दिख रहा है कि what is decree and what is not decree। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, what is, क्या डिसमिसल इन डिफॉल्ट डिक्री हो? ये आंसर यहाँ पे है, लेकिन यदि कोई मना करेगा तो उसको रीजन देना पड़ेगा कि डिसमिसल इन डिफॉल्ट क्या डिक्री हो सकती है या नहीं हो सकती। एक बार हैंड रेज करिए, किसको पता है डिसमिसल इन डिफॉल्ट डिक्री हो सकती है या नहीं हो सकती है? कोई भी नहीं बता हो दीजिए। सकती है। रोहित, नहीं हो सकती है, नो। क्यों नहीं हो सकती है ये भी बताइए। मैम उस डिग्री के डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट डज नॉट डिग्री की इंक्लूड। डिग्री की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये जस्ट हम इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कल भी समझाया था कि मान लीजिए कि किसी ने 1000 की जगह 900 रुपए पे कर दिए गलती से, डिफॉल्ट सर, कोर्ट ने उसको सूट को डिसमिस कर दिया, तो क्या कोर्ट ने उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया? क्या कोर्ट ने उसको फॉर्मली एडजुडिकेट किया? नहीं किया ना। तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट डीम डिक्री, डिसमिसल इन डिफॉल्ट डिक्री नहीं होगी। पहले मैं एक बार बता देती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ में आया। फर्स्ट नंबर, फिर टेम्पररी इंजंक्शन, कल ही मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि टेम्पररी इंजंक्शन में क्या कहा है, प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस को देखकर, इररिपेरेबल लॉस को देखकर, जस्ट सामने देखकर कि नहीं भाई यदि हमने इसको टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दिया तो इसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो क्या कोर्ट ने प्रॉपर सुना उस केस को? नहीं सुना ना। तो मैंने आपको कहा था प्रॉपर सुनेगा तो ये डिक्री पास होगी। तो टेम्पररी इंजंक्शन भी डिक्री नहीं, डिक्री नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, सब लोग कंफ्यूज होते हैं, सीपीसी में आपको बता रही हूँ, जैसे मोस्टली मैं सारे आरजेस के सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि आरजेस दिखने में या जुडिशरी दिखने में जितनी कठिन लगती है उतनी कठिन नहीं है, बट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो किस्मत होती है कि आप मतलब 1 नंबर से रह रहे हो, आधे नंबर से रह रहे हो, वो किस्मत होती है, लेकिन मेहनत आपके ऊपर है, मेहनत आपके ऊपर है। आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे ना, तो जुडिशरी आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं है। अब समझना, मैंने कहा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेन, कोई बताएगा रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिक्री है या नहीं है? रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिक्री है या नहीं है? प्लीज कोई बताइए अभी। नो माइक मैम। बताया, रिजेक्शन ऑफ प्लेन डीम डिक्री नहीं है क्या? डीम डिक्री है मैम, डिक्री तो नहीं डिक्री है। ही है वो, मतलब डिक्री तो है ना रिजेक्शन ऑफ प्लेन। एक बार सब हैंड ओके। रेज करिए, डेफिनेशन में आता है डिक्री की इट इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेन। एक बार सबको समझ में आ गया क्या? रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिक्री है, मान लीजिए रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिक्री है क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है इट इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेन, रेस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है रिटर्न ऑफ प्लेन, समझना। मान लीजिए कि पारुल के कोर्ट में एक आता है प्लेंट, ठीक है, पारुल बोलती है कि सर ये तो मेरा नहीं है, मेरा जुरिडिक्शन नहीं है इस पे, ये आप रश्मि के कोर्ट में भेजिए। तो क्या मैंने उस केस को प्रॉपर सुना? नहीं सुना ना। तो रिटर्न ऑफ प्लेन मेरे पास में आया और मैंने उसको वापस भेज दिया कि सर आई डू नॉट हैव एनी जुरिडिक्शन ओवर दिस प्लेन, आप इसको जाकर प्रॉपर कोर्ट में प्रस्तुत करिए। तो क्या रिटर्न ऑफ प्लेन डिक्री होगी क्या नहीं होगी?
एक बार हैंड रेज कर दी, समझ में आया। रिजेक्शन ऑफ क्लेम तो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि डिक्री है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद। जैसे मैंने आपको सेक्शन 97 बताया ना, नहीं आता बच्चों को समझ, लेकिन कंसेप्ट कितना सिंपल है। जैसे वैसे ही जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रिटर्न ऑफ प्लेंट में आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो कहाँ लिखा हुआ है, डिग्री की डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिग्री की डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेन। लेकिन रिटर्न ऑफ प्लेन लोगों को लगता है कि रिजेक्शन और रिटर्न ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेन मैं वापस 10 बार बोलूंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेन क्या है। रिजेक्शन ऑफ प्लेन एक डिग्री है, लेकिन रिटर्न ऑफ प्लेन एक डिग्री नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। इट इज वेरी सिंपल। एक कमिश्नर को आपने केस में अपॉइंट कर दिया, तो क्या ये डिग्री है? तो ये डिग्री नहीं है। एक बार इन चारों पॉइंट के लिए आपको हैंड रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसको समझ में नहीं आया है, एक बार माइक ऑन करके पूछ लीजिए। जिसने भी कल की क्लास ली होगी उसको तो बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। यदि किसी, मैंने क्या बोला, रिटर्न ऑफ प्लेंट, सिंपल सी बात है, रिटर्न ऑफ प्लेंट इज नॉट अ डिग्री। कमिश्नर का अपॉइंटमेंट इज नॉट अ डिग्री, टेम्पररी इंजंक्शन इज नॉट अ डिग्री, एंड अगेन मैंने आपको कहा डिसमिसल इन डिफॉल्ट इज नॉट अ डिग्री। अब आ जाते हैं इनके रिवर्स पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, देखिए इनके रिवर्स पढ़ना क्यों चालू करते हैं। जैसे मैंने बोला रिटर्न ऑफ प्लेन, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिटर्न ऑफ प्लेन इज नॉट अ डिग्री, लेकिन डिग्री क्या है इसके सामने, रिजेक्शन ऑफ प्लेन। रिजेक्शन ऑफ प्लेन इज अ डिग्री। टेम्पररी इंजंक्शन इज नॉट अ डिग्री। तो व्हाट इज, इसके अगेंस्ट कौन खड़ा होगा, परपेचुअल इंजंक्शन। तो परपेचुअल इंजंक्शन क्या है, परपेचुअल इंजंक्शन में मतलब हमेशा के लिए आपने इंजंक्शन दे दिया तो, और सोच समझ के दिया जाता है, तो परपेचुअल इंजंक्शन इज अ डिग्री। अब मैंने बोला डिसमिसल इन डिफॉल्ट, डिसमिसल इन डिफॉल्ट, तो क्या ये डिग्री है? तो ये डिग्री नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिसमिस कर दिया क्योंकि केस मान लीजिए लिमिटेशन से बाहर था, तो आपको आना था 3 साल के अंदर, तो ये तो डिफॉल्ट है। मान लीजिए 1000 की जगह 900 रुपए जमा कराए, तो ये तो किसकी भूल है, ये फैक्ट की भूल है, ये तथ्य की भूल है। तो ये क्या है, इसको माफ करा जा सकता है। कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि हम तो डिग्री पास करें। लेकिन मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन है, कोर्ट के सामने केस आया और कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट बोलता है कि देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, देयर इज नो कॉज। अब क्या केस आगे बढ़ेगा, क्या आगे बढ़ेगा, क्या केस केस आगे बढ़ेगा? जब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, कोई लड़ाई का बिंदु ही नहीं है, तो कोर्ट यदि केस को पास डिस्पोज ऑफ कर देता है तो वो डिग्री होगी। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया? कि यदि कुछ है ही नहीं, यदि कुछ है ही नहीं तो कोर्ट पास क्या करेगा, कोर्ट बोले, देखो कोर्ट को इनिशियल स्टेज पे लगा समझना कि इसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या एविडेंसेस, विटनेसेस, हियरिंग की जरूरत है क्या? नहीं है ना जरूरत। तो ये क्या है, इट इज अ डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ मैंने बोला डिसमिसल इन डिफॉल्ट, डिसमिसल इन डिफॉल्ट, बेचारे की गलती है। छोटे बच्चे, मान लो कि छोटा बच्चा, उसको समझ में नहीं आता लॉ के बारे में, तो 1000 की जगह उसने 900 रुपए जमा करा दिए, तो डिफॉल्ट कर दिया उसने, तो आप उसको ऐसे नहीं कि डिग्री पास कर दोगे, उसको डिग्री मान लोगे नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि एक एक पॉइंट है, आपने कभी वर्ड सुना होगा अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब है कि अब आपके पास अबेटमेंट इस, ये ना आपने आईपीसी में सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम सीपीसी में भी सुनते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब है कि देयर इज नो राइट टू स्यू। समझना इस टॉपिक को, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है कि देयर इज नो राइट टू सू। आर्टिकल चैप्टर 22 है, ऑर्डर 22, देयर इज नो राइट टू सू। समझना कि एक, मान लीजिए एक मोहन नाम का पर्सन था, ये प्लेंटिफ था, ये इकलौता प्लेंटिफ है। क्या है ये, इकलौता प्लेंटिफ है। अब मान लीजिए कि इसकी डेथ हो जाती है, इसने, मोहन ने सोहन पर केस लगा रखा है, अब इसकी डेथ हो जाती है,
तो यहाँ पर जब किसी को यदि लिमिटेशन के बारे में याद हो तो ये उसका आर्टिकल 120 है, उसके अंदर जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिए मोहन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है पारुल। पारुल को 90 डेज के अंदर कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट को बोलना पड़ेगा कि सर मैं इसका एलआर हूं, मुझे कंटिन्यू करना है सोहन के खिलाफ केस। समझ लो, अब मान लीजिए कि कोर्ट क्या वेला बैठा हुआ है, क्या पारुल जाती ही नहीं है 90 डेज के अंदर। अब क्या हो जाता है, वो जा ही नहीं रही पारुल 90 डेज के अंदर। अब क्या होता है, सूट को कोर्ट बोलती है इसको अबेट कर दो। तो अब क्या कोई बताएगा कि ये डिक्री है क्या? अब पारुल को जाना चाहिए था ना 90 डेज के अंदर कोर्ट में। अब सोहन तो खड़ा रहेगा, सामने कोई नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये डिक्री होगी कि नहीं होगी? कोई भी बताइए, जिशान मैम, माइक ऑन मैम करिए। डिक्री होगी। डिक्री होगी जिशान मैम, बताइए। यस मैम। डिक्री ये मुझे बताइए, जैसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि मोहन वर्सेस सोहन है, ठीक है। अब मोहन की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो इसकी एलआर है पारुल जैन, वो 90 डेज के अंदर नहीं आती है कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट इंतजार कर रहा है, 90 दिन का इंतजार किया, पारुल नहीं जाती है। सोहन खड़ा है सामने, तो पार्टी है ही नहीं ना। अब कोर्ट सूट अबेट कर देता है। अबेट मतलब देयर इज नो राइट टू सू, इसका मतलब होता है। तो क्या ये डिक्री है या नहीं है? बताइए, मतलब जस्ट बता दीजिए है या नहीं है, सिंपल जो मैम आपको इट्स नॉट अ डिक्री। नो आप मैम। समझना। नहीं, अब मेरी बात समझना। दोनों आप लोगों ने बोला नहीं। कोर्ट आगे क्या, मान लीजिए कोर्ट पास कर देता है, तो आप इसको ऑर्डर थोड़ी बोलोगे। आप क्या केस आगे चलेगा क्या? केस तो खत्म हो गया ना। समझ रहे हो आप मेरे कंसेप्ट को? यदि सामने बंदा ही नहीं है, सोहन के सामने कोई खड़ा नहीं है, तो कोई क्या केस आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो नहीं कोर्ट होगा। जो नहीं पास होगा। करेगा वो नहीं डिक्री होगा। होगी ना। आई होप आप समझ गए, सब लोग समझ गए। मैं जो समझाना चाह रही थी समझ गए क्या? नहीं समझे तो एक बार माइक ऑन कर लीजिए। क्योंकि केस कंटिन्यू होकर करेगा क्या, आगे कंटिन्यू होकर होगा क्या? सोहन के सामने तो कोई खड़ा ही नहीं है। अब राइट टू स्यू है क्या मोहन के पास में? मोहन तो मर गया। मोहन तो मर गया, मोहन के पारुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइट टू स्यू तो अब है ही नहीं ना। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, डिक्री है क्या? ये डिफॉल्ट में डिसमिस करा क्या कोर्ट ने, या डिफॉल्ट में डिस्पोज करा क्या कोर्ट ने? आपके कोर्ट ने 90 दिन का इंतजार किया और कोई आया नहीं, तो ये जो पास होगा ना, अबेटमेंट ऑफ सूट, ये होगा डिक्री। डन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सब लोग हैंड रेज कर दीजिए, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। देखिए, ऑर्डर देखो मैंने लिखा है व्हाट इज डिक्री। डिक्री के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट। आपको डायरेक्ट पढ़ना आना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। यदि मैं आपको डायरेक्ट समझा देती, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट रट पा देती आपको कि ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट एक डिक्री है, लेकिन किसी को समझ में तो आए कि क्यों है डिक्री? क्योंकि अब अबेट हो गया है, सूट खत्म हो चुका है, अब राइट टू स्यू बचा ही नहीं है, इसलिए ये डिक्री है। अब वापिस आ जाइए। मैंने बोला, अभी आपको मैंने समझाया था कि डिसमिसल इन डिफॉल्ट इज नॉट अ डिग्री। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 1000 की जगह गलती से 950 रुपए जमा करा दिया, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो ये डिग्री नहीं है। ठीक है, अब समझना वही अगेन पारुल जैन, इसको सब पता है कि मेरे को केस के मनी सूट के अंदर 3 साल के अंदर केस को दायर कर, नहीं भी पता, तो लॉ की जो भूल होती है, लॉ की जो भूल होती है क्षमनीय, आपको पता है नॉन एक्सक्यूजेबल है। फैक्ट की भूल एक्सक्यूजेबल है, फैक्ट मतलब तथ्य की भूल को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन लॉ की भूल को क्षमा नहीं किया जा सकता। पारुल जैन को पता था कि 3 साल के अंदर जाना है, नहीं भी पता था 3 साल के अंदर जाना है, तो कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। पारुल गई कि 5 साल बाद कि मुझे जिशान से 5 लाख रुपए लेने हैं 5 साल बाद, लेकिन लिमिटेशन पीरियड कितना है कोर्ट में जाने का? 3 साल। अब कोर्ट डिसमिस कर रहा है, तो कोई मुझे बताएगा कि ये डिक्री है या नहीं है? क्या यहाँ पे डिफॉल्ट था क्या? मतलब डिफॉल्ट तो है, लेकिन कोई मुझे बताए कि ये डिक्री होगी या नहीं डिक्री होगी? डिसमिसल इन, क्योंकि लिमिटेशन में नहीं आया बंदा। मैम डिक्री होगी। आई होप आपको सबको समझ यस में आ मैम। गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए कि अब चाहे, क्योंकि वैसे भी लॉ की भूल है, किसकी भूल है ये?
ये लॉ की भूल है, कानून की भूल है। आज की क्लास में आप याद कर लीजिए कि तथ्य की भूल, जो फैक्ट होते हैं, जो सरकमस्टांसेस पे डिपेंड होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पारुल ने 950 इसलिए जमा कराए क्योंकि उसको किसी ने कहा था कि 950 रुपए फीस होती है, तब डिसमिस कर दिया। लेकिन यहाँ पर लॉ की भूल है। आपको यहाँ पे जैसे लिमिटेशन पीरियड में आप नहीं आए तो ये आपकी गलती है। क्या गलती है? आपकी गलती। आ जाइए देखते हैं। अपील सूट विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन एंड डिसमिस। आपको मैंने ये पॉइंट भी समझा दिया कि ये क्यों डिग्री है। अगेन, वेयर देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, जब कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं तो कोर्ट पास करेगा, वो डिग्री तो पास करेगा। आप मान लीजिए मैंने बोला कि इट इज नॉट अ डिग्री, तो आदमी वापस केस लगा देगा। समझ लो, आदमी वापस केस लगा देगा, इंसान वापस केस लगा देगा, इवन दो कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा। तो यहाँ इन्होंने बोला देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, तो डिग्री डिग्री है। देयर इज नो राइट वेयर एवर राइट टू सू एंड्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि पारुल 90 डेज के अंदर गई नहीं, अपने फादर के उसमें गई नहीं, कि मान लीजिए कि मोहन की डेथ हो जाती है और पारुल एलआर बन के गई नहीं, तो अब आपका राइट टू स्यू खत्म हो जा रहा है, क्योंकि 90 डेज भी इज अ लिमिटेशन पीरियड। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, मैंने आपको क्लास के पहले ही बता दिया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक डिग्री है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है। और परपेचुअल इंजंक्शन भी एक डिग्री है, क्योंकि कोर्ट सारे गवाहों, सबूतों, तथ्यों, पक्षकारों, विटनेसेस सबको ध्यान में रखकर परपेचुअल इंजंक्शन पास करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज नॉट डिग्री। मैम डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। माइक ऑन ऑफ कर लीजिए। Formal expression of adjudication which conclusively determines the rights of the party in any or all of the controversy of the suit। फिर थर्ड के साथ में फोर्थ पढ़ना था। It could be preliminary and final, and फिर it includes rejection of plaint and restitution का order, but it does not include dismissal in default and appeal of order, section 103 104। एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं हैंड रेज बार बार नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि आपको डिग्री और व्हाट इज नॉट डिग्री समझ में आ गया हो। मैम ठीक है, हाँ जी। मैम वो जो अभी आपने लिमिटेशन वाला बताया था मैम, वो रिजेक्शन में नहीं आएगा डिसमिसल की जगह? वो शब्द मैंने लिख दिया, आप उसको रिजेक्शन मान लो, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि लिमिटेशन से यदि आपने कम टाइम में लगाया, मतलब आपने लिमिटेशन के बाहर जाकर लगाया, तो ये डिग्री पास हो जाएगी, डिग्री मान ली जाएगी। ठीक है, वो शब्दों का गेम है, वो एक बार आप देख लेना। अब आ जाइए ऑर्डर। देखो, कल मैंने आपको याद करवाया फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। फॉर्मल जैसे ऑर्डर 7 रूल 11 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि लिमिटेशन से आपने क्या कर दिया, आपने लिमिटेशन के बाद में केस लगाया, तो वो क्या है, रिजेक्शन ऑफ क्लेम। तो मैंने यहाँ शब्द लिख दिया डिसमिसल, तो ठीक है, आप इसको डिसमिसल और साइड में रिजेक्शन करके आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। ये कल याद करवाया था, और साथ ही मैंने आपको एक शब्द और बता दिया था वहां पे, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। फिर मैंने आपको बोला था कि एडजुडिकेशन का मतलब होता है डिसीजन ऑन मेरिट। क्या होता है? डिसीजन ऑन मेरिट। सब चीजों को पक्ष सबको सुनने के बाद, सब चीजों को देखने के बाद कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एडजुडिकेशन करेगा। और डिसीजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिसीजन मतलब जस्ट डिसीजन है, प्राइमा फेसी देखकर भी दिया जा सकता है। तो जब आप ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन 2 में तो क्या लिखी है, डिक्री की डेफिनेशन, और 2 के 14 में क्या लिखी हुई है, ऑर्डर की डेफिनेशन। सेम टू सेम डेफिनेशन है, लेकिन वहां पे वर्ड है एडजुडिकेशन, और यहाँ पे क्या शब्द है, डिसीजन। क्योंकि डिसीजन मतलब जरूरी नहीं है कि मेरिट पे ही दिया हो, प्राइमा फेसी देखकर भी दिया जा सकता है। देखिए, ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि यहाँ वर्ड डिसीजन क्यों लिखा है और डिग्री में एडजुडिकेशन क्यों लिखा हुआ है। आ जाइए देख लेते हैं डेफिनेशन और डिफरेंस। पूछा गया आपसे कि ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको पता ही है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन एंड इट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज, बट इट कुड बी कंक्लूसिव और नॉट। इसकी फर्स्ट अपील लग सकती है, डिग्री की फर्स्ट भी लग सकती है, सेकंड भी अपील लग सकती है। ऑर्डर आज भी याद कर लो कि ऑर्डर की अपील नहीं लगती है, नहीं लगती है, एक्सेप्ट ऑर्डर 43 में लिखा हुआ हो,
और सेक्शन 104 से लेकर 106 में लिखा हुआ। याद रख लेना, ऑर्डर के स्पेसिफिकली ऑर्डर है, वो भी हम है ना कंसेप्ट वाइज याद करेंगे कि किन ऑर्डर की अपील लगती है। वो भी रटने वाला रट्टू तोता नहीं है कि क्यों लगती है उन ऑर्डर की अपील। सब चीजें कंसेप्ट वाइज चलती है कि ऑर्डर 43 में स्पेसिफिकली ऑर्डर दे रखे हैं 15 से 20, लेकिन आपको वो रटने की जरूरत नहीं कि 15 से 20 ऑर्डर देखे तो हम रट ले। उनका भी कंसेप्ट है कि क्यों दे रखी है उन ऑर्डर की अपील। ठीक है, तो मैंने कहा कि डिक्री की फर्स्ट अपील लगती है, लेकिन ऑर्डर की किसी भी तरीके से अपील नहीं लगती है, एक्सेप्ट आपको सेक्शन 104 से लेकर 106 में दे रखा है और एक्सेप्ट ऑर्डर 43 में दे रखा है। ठीक है, सेकंड अपील लगती है, इसकी कोई सेकंड अपील का प्रोविजन नहीं है। डिक्री हमेशा सूट पे रहती है। कल मैंने 2 एक्सेप्शन बताए थे कि कब एप्लीकेशन पे होगी, डन। और ये ऑर्डर सूट पे भी हो सकता है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, पेटिशन पे भी हो सकता है। डिक्री जनरली 2 टाइप्स की होती है। इस सर मैंने नो टाइप लिखा है, लेकिन मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, ऐसे तो इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर होते हैं, लेकिन सीपीसी के बिहाफ पे हम ये मान लेते हैं कि ऑर्डर के कोई टाइप नहीं होते। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? कल ही मैंने समझाया था। अगेन, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आप परपेचुअल इंजंक्शन, इट इज अ डिक्री। और दूसरा मैंने आपको बोला यहाँ लिख सकते हो आप टेम्पररी इंजंक्शन, क्योंकि ये प्राइमा फेसी केस को देखकर डिसीजन दिया है, एडजुडिकेशन नहीं किया। अब आ जाइए डिक्री होल्डर। ठीक है, डिक्री होल्डर, देखिए डिक्री होल्डर क्या होता है। डिक्री होल्डर देखो दो जने होते हैं, एक होता है जीतने वाला और एक होता है हारने वाला। ठीक है, तो जो जीतने वाला है मतलब डिक्री जिसके फेवर में पास की गई, इट इज कॉल्ड डिक्री होल्डर। और जो हारने वाला है वो होता है जजमेंट डेटर। कभी आप लोगों ने, यदि कोई लोग बीकॉम के स्टूडेंट रहे होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट रहे होंगे, तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं क्रेडिटर, एक होते हैं डेटर। ठीक है, ये होता है लेने वाला जिसको पैसे लेने हैं, और ये होता है पैसे देने वाला। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे शब्द है जजमेंट डेटर है। क्या है? जजमेंट डेटर या डिक्री ना, इसको बोलते हैं डिक्री, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ एक और शब्द बोलते हैं इसको, जजमेंट डेटर, और डिक्री होल्डर को बोलते हैं जजमेंट क्रेडिटर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, डिक्री होल्डर मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड। लेकिन ये एक आधी अधूरी डेफिनेशन, सब लोग मोस्टली यही लिख कर आएंगे कि डिक्री होल्डर मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज बीन पास, लेकिन इसके साथ में प्लस में चलता है एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। ऐसा भी तो हो सकता है कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो कि इसके फेवर में ये ऑर्डर पास होता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि डिक्री होल्डर मीन्स फर्स्ट इन हुज फेवर डिक्री हैज बीन पास्ड, और और in whose favor order capable of execution has been made। फिर ऑर्डर नंबर सेक्शन नंबर 2, 3 तो बोलता है डिक्री होल्डर के बारे में, और हमें कैसे पढ़ना है, हमें लिंक करके पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके साथ में, जजमेंट डेटर, सिंपल सी डेफिनेशन जो इसके अगेंस्ट जाएगी, एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। आई होप आपको 4 डेफिनेशन मैंने याद करवा दिया आज तक, डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट डेटर एंड डिक्री होल्डर। अब बात करते हैं फॉरेन कोड। सिंपल सी बात है, फॉरेन कोड जो भारत के बाहर स्थित है, लेकिन कुछ कुछ देखना समझ लो। एक होता है सीपीसी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सीपीसी भी दो जगह अप्लाई होता है। एक तो मतलब इंडिया में तो है ही, लेकिन नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में तब अप्लाई होगा जब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन से कहेगी कि भाई यहाँ अप्लाई होगा। तो देखना, हम ऐसा थोड़ी है कि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के जो कोर्ट हैं वो फॉरेन कोर्ट्स कहलाएंगे। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो इनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, एस्टेब्लिश करती है। तो समझना, फॉरेन कोर्ट्स वह कोर्ट हैं जो भारत के बाहर स्थित हैं। साथ में आपको इसके साथ में प्लस करके पढ़ना है कि ऐसा हो सकता है कि भारत के बाहर कोर्ट्स हो, लेकिन वह कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यू हो। ऐसा भी तो हो सकता है, समझना कि हो सकता है कोर्ट भारत के बाहर हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड कोर्ट हो या कंटिन्यूड कोर्ट हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको प्लस में चलती है, एक ऐसा कोर्ट जो भारत के बाहर है
और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश और कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है वह होते हैं फॉरेन कोर्ट। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई। कम ही पूछी जाती है लेकिन पता होना चाहिए। अब आ जाइए, फॉरेन जजमेंट क्या होता है? एक ऐसा जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया है, एक ऐसा जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट लीडर। अब देखिए, ये जो दो चीजें हैं, गवर्नमेंट लीडर एंड प्लीडर, मोस्टली बच्चे ये डेफिनेशन को छोड़ के जाते हैं, लेकिन मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है, कंपटीशन का जमाना है, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं ना एग्जाम में, आजकल वही आ रहा है, एग्जाम में वही आ रहा है जो बच्चे छोड़ के जाएंगे। तो गवर्नमेंट लीडर और प्लीडर की डेफिनेशन पूछ ली गई थी एग्जाम में कि व्हाट हु इज प्लीडर और हु इज गवर्नमेंट लीडर। आ जाइए, देखिए, गवर्नमेंट लीडर कौन है? जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे खड़ा है। और प्लीडर कौन है? जो किसी और के बिहाफ पे खड़ा है। मतलब गवर्नमेंट लीडर कौन है? जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे खड़ा है, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे खड़ा है। और प्लीडर कौन है? जैसे मान लीजिए कि मैंने मेरा एडवोकेट किया, मैंने मेरा प्लीडर अपॉइंट कर दिया, तो वो है प्लीडर। देखिए, गवर्नमेंट प्लीडर को कहा गया है 2 के 7 में, और प्लीडर को बताया गया है 2 के 15 में। कौन कौन सी डेफिनेशन हमने पढ़ी? 2 के 2 में पढ़ी किसकी? डिक्री की। 2 के 14 में हमने पढ़ी ऑर्डर की। फिर 2 के 3 में हमने पढ़ी डिक्री होल्डर। 2 के 10 में हमने पढ़ी जजमेंट डेटर। ठीक है, उसके बाद में 2 के 5 में हमने पढ़ी, याद करना हो तो कर लेना, लेकिन 2 के थोड़ा थोड़ा ये याद कर लो कि 2 के 5 में हमने पढ़ी फॉरेन कोर्ट, 2 के 6 में हमने पढ़ी फॉरेन कोर्ट का जजमेंट, और हम 2 के 7 में पढ़ते हैं गवर्नमेंट लीडर, और 2 के 15, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। प्री में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि प्लीडर को कहाँ डिफाइन किया गया है सीपीसी में, तो 2 के 15 में डिफाइन किया गया। 20 के 20 आपको याद करनी है, जैसे लाइक 1-2 छोड़ के, लेकिन आपको सीपीसी और बीएनएसएस के सेक्शंस नंबर याद करने हैं कि बेलेबल कहाँ है, नॉन बेलेबल कहाँ है, डिक्री कहाँ है, ऑर्डर कहाँ है, प्लीडर कहाँ है, ये आपको पढ़ना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट लीडर क्या क्या होता है? एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको यही बोला, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे खड़ा है। एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय सीपीसी। सीपीसी में जो भी काम कहा है उसको करने के लिए गवर्नमेंट ने जिसे अपॉइंट किया है, ठीक है। और एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर। तो गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब कौन है? वह व्यक्ति जिसे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ऐसा काम करने के लिए जो सीपीसी में लिखे। साथ ही में प्लस में ऐसा लीडर जो गवर्नमेंट लीडर के अंदर काम करता है, एक्टिंग में काम करता है, वह भी गवर्नमेंट लीडर है। ठीक है, अब प्लीडर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सिंपल, जिसको अटॉर्नी दी गई है, जिसको वकालतनामा दिया गया। तो देखिए, any person entitled to appear and plead for another in court and includes an advocate, वकील and attorney of high court. Done. इतना ही आपको याद करना है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सारी डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए आप। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ जज। सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ जज की। ठीक है, जो बड़ी डेफिनेशन दे रखी है वो एविडेंस में दे रखी, सिंपल सी डेफिनेशन, जो सिविल कोर्ट का प्रेसाइडिंग ऑफिसर है। जो सिविल कोर्ट का प्रेसाइडिंग ऑफिसर है उसे क्या कहा जाता है? उसे जज कहा जाता है। ठीक है, जजमेंट किसे कहा जाता है? आ जाइए, देखिए, जजमेंट जो जिसमें डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड लिखे रहते हैं। ठीक है, मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज। जजमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है गिवन बाय अ जज, एक स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज। याद रखना, द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। एक बार किसी के पास में बेयर एक्ट है, यहाँ पे ऑन वगैरह लिखा हुआ है क्या? कोई मुझे बताएगा? या यही लिखा है, दोनों में ऑफ है? यदि किसी के पास बेयर एक्ट है तो प्लीज एक बार देखकर बताइए, पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। ऑफ मैम है ऑफ मैम। ही लिखा। कहाँ लिखा? दोनों में ऑफ है। हाँ जी। यस मैम। यस मैम। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे क्या पास होता है? जजमेंट पास होता है। ठीक है, तो दोनों में ऑफ है। कभी कंफ्यूज, क्योंकि थोड़े से शब्द के कारण ऊपर नीचे उसका इंटरप्रिटेशन निकल जाता है, लेकिन स्टेटमेंट गिवन बाय द जज
ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड डिक्री और ऑर्डर। डन। आपको याद रखना डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स लिखे रहते हैं, उसके बिहाफ पर स्टेटमेंट दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जजमेंट कहा जाता है। कभी भी आप इन फ्यूचर जजमेंट देखोगे तो उसमें 4 तरीके की चीजें होती हैं। एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, फिर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, फिर डिसीजन और फिर रीजन ऑफ डिसीजन। डन। कैसे? जैसे आप कभी भी किसी जजमेंट को देखते होगे तो वहां पे सबसे पहले ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे रहते हैं। नहीं भी देखा हो तो मैं बता देती हूँ, लिखे रहते हैं ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। फिर लिखा रहता है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इश्यूज होते हैं, जजमेंट किसी ने देखा होगा तो मैं बता देती हूँ, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। फिर डिसाइड होते हैं इशू। डिसीजन लास्ट में लिखा रहता है, पहले रीजन ऑफ डिसीजन होता है और फिर लास्ट में डिसीजन होता है। आई होप आपको याद हो गया होगा। पूछा जा सकता है कि जजमेंट में क्या लिखा होता है, तो ये ऑर्डर 20 के रूल 4 समथिंग में लिखा हुआ है कि जजमेंट में 4 चीजें होती है। क्या चीजें होती है? सबसे पहले कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर हम लिखते हैं इश्यूज लिखते हैं सिविल में, तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या लिखा रहता है? पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। फिर क्या लिखा रहता है? थर्ड नंबर पे लिखा रहता है रीजन ऑफ डिसीजन। यहाँ पे डिसीजन पहले लिखा है, लेकिन हम क्या लिखते हैं कि हमने किस बिहाफ पर इशू नंबर 1 किसके फेवर में पास किया, इशू नंबर 2 हमने प्लेंटिफ के फेवर में क्यों पास किया थी, ये पास किया, और फिर लास्ट में लिखा रहता है डिसीजन। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इनको याद करने में, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस लाइक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, देन इश्यूज लाइक पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, देन रीजन ऑफ डिसीजन और लास्ट में डिसीजन पास होता है। और जब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज की, जनरली ये नहीं मिलते हैं, उसके अंदर केवल पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन लिखा रहता है। अब आ जाइए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कई बार जुडिशरी में पूछी जाती है और बहुत हार्ड भी है थोड़ी सी। तो आ जाइए, इसको हम बेयर एक्ट की तरह याद ना करके कैसे याद करते हैं, अपने नोट्स में याद कर लेते हैं। हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? मैम बार बार आप बोलते हो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, होते कौन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? आप खुद सोचो। देखो 3 तरीके के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप देखोगे। किसी को मतलब पता है ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब जज, जो जुडिशियल या जो लॉ कहता है। ज्यूरे, ज्यूरे कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पे वर्ड है ज्यूरे। एक होता है फैक्टो, मतलब एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है, समझ रहे हो, और एक होता है नॉशनल। वापस मैं बोलती हूँ, एक होता है डी ज्यूरे। पहले एक बार हैंड रेज कर दीजिए। डी ज्यूरे मतलब समझ में आया? जो लॉ में लिखा हुआ है, जो लीगल है, ठीक है। डी फैक्टो, डी फैक्टो का मतलब जो एक्चुअल में चल रहा है, मतलब लॉ में कुछ लिखा हुआ हो। डी फैक्टो का मतलब जो एक्चुअल में है, सर्कमस्टांसेस है। और एक नॉशनल, नॉशनल पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए संगठन, उसको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ बोलते होंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे पारुल है एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 कर्मचारी संगठन में 100 कर्मचारी है, और इनकी हेड मतलब इनकी रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पारुल है, ठीक है। पारुल नहीं, मोहन है, क्योंकि क्यों मैं खुद को मानूं कि मोहन की डेथ होने के बाद में जो ये एम्प्लॉयज हैं, इनकी सारी मतलब जो भी असेट इन्होंने एज एन एम्प्लॉय होल्ड कर रखी है, वो किसके पास जाएगी? मान लीजिए सोहन के पास जाएगी मोहन के मरने के बाद। तो सोहन इज अ नॉशनल रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि किसके यहाँ पे कोई मतलब ऐसा उत्तराधिकारी थोड़ी बन रहा है, इसका परिवार का सदस्य थोड़ी है सोहन। लेकिन कर्मचारी संगठन जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन है उसका, यदि मान लीजिए कि मोहन उसका हेड है ना, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो सोहन के पास में वो प्रॉपर्टी जाएगी। तो सोहन इज अ नॉशनल लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए डी ज्यूरे और डी फैक्टो, ठीक है। डी ज्यूरे और डी फैक्टो के बारे में मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट्स देखे, मान लीजिए कि पारुल जैन है, मोहन है, पारुल नहीं, मोहन है। मोहन की उस विल में लिखा हुआ है, मोहन के विल में लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी मान लीजिए आर्यन की है। मोहन की विल में लिखा हुआ है तो आर्यन की है, तो ये विल क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है। एक बार हैंड रेज करिए, ये विल क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है। तो आर्यन कौन है यहाँ पे? डी ज्यूरे। ज्यूरे समझ में आया? ज्यूरे मतलब लॉ में लिखा हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। डन।
अब यहाँ पे बात होती है डी फैक्टो कि मोहन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर्यन है। मोहन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर्यन है, तो मोहन इज आर्यन इज अ डी ज्यूरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन मान लीजिए कि मोहन के जो भाई हैं उनका उस प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन भाई की कुछ तिकड़मबाजी चल रही है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मोहन की प्रॉपर्टी के साथ में इंटरमेडल कर रहे हैं। समझ गए मैंने क्या बोला कि आर्यन इनका क्या है, आर्यन इसका डी ज्यूरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन एक्चुअल में कौन इंटरमिडल कर रहा है, जो ये मोहन के भाई हैं। मोहन के भाई मान लीजिए कि यहाँ पे अमित जी हैं या कोई भी है, ठीक है। तो ये कौन है, डी फैक्टो। मैंने क्या कहा था, एक्चुअल में कौन कर रहा है, एक्चुअल में कौन इंटरमिडल कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड डी फैक्टो। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ जाना चाहिए व्हाट इज डी ज्यूरे, जो लॉ की नजर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। व्हाट इज डी फैक्टो, फैक्टो मतलब दिख रहा है फैक्ट सर्कमस्टांसेस, जो एक्चुअल में कौन है, एक्चुअल में इंटरमिडल कर रहा है। और नॉशनल किसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, आ जाइए देखते हैं। बेयर एक्ट में नहीं देखते, पहले अपन नोट्स में देख लेते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, डी ज्यूरे मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ, हु इन द आईज ऑफ लॉ लिख सकते हो आप, हु इन द आईज ऑफ लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ डिजीज पर्सन। एक मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कौन रिप्रेजेंट करता है इन द आईज ऑफ लॉ, इज कॉल्ड, जैसे आर्यन मैंने एग्जांपल दिया। डी फैक्टो, इसमें मैंने बोला था अमित जी, एनी पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ डिजीज, की जो फैक्टो मतलब एक्चुअल में इंटरमिडल कर रहा है। और नॉशनल, वेयर अ पार्टी स्यूज और स्यूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, द पर्सन, कौन कर रहा था, मोहन था रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में, द पर्सन ऑन whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued, it is also called national legal representative। आपके मेंस में कई बार ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और लिखना ही नहीं आता बच्चों को, मैं सही बता रही हूँ, आता सबको है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव बार बार शब्द सुनते हो, लेकिन हमें लॉ की लैंग्वेज में लिखना है, लेमैन लैंग्वेज में नहीं लिखना है। तो आ जाइए देखते हैं, बेयर एक्ट खोल लेते हैं, देखते हैं यदि बेयर एक्ट हो तो, चलो ठीक है इधर ही पढ़ लेते हैं कि in other words, legal representative means a person who represents the estate of the deceased person, whether as an higher or intermediate। हायर मतलब वही लॉ की नजर में, इंटरमिडिलर मतलब डी फैक्टो, एंड इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट, द पर्सन ऑन whom the estate of deceased person devolves। आई होप आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन याद हो गई होगी। बेयर एक्ट खोलिए और बेयर एक्ट में पढ़ के आइए 1 मिनट के अंदर, जब तक मैं भी निकाल लेती हूँ बेयर एक्ट से पढ़ के, ठीक है। आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बेयर एक्ट में निकालते हैं अपन। देखिए आई होप आपको वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन ये देख लेते हैं, ये स्क्रीन पे अपने दिख रहा है। बेयर एक्ट में अपन देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। ये देखो पॉइंट नंबर 11 है, यहाँ पे मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। means a person who in law represents the estate of deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of deceased, and where a party sue or ensue in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or so sued। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं और कुछ सिंपल सा है, तो ये मीन प्रॉफिट वगैरह इज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अब कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये लास्ट क्लास की डेमो की, आपने यदि 3 क्लासेस नहीं भी देखी हो तो आप मुझसे मैसेज करके मांग लेना। जिसको भी कंटिन्यू करना है आप प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो एक बार माइक ऑन करके पूछ लीजिए, है किसी को कोई डाउट, ठीक है, नहीं है तो अपन